समझ आ जाए कि ये इस लायक है कि इसको मैं एज़ अ टीए। लेकिन पीएचडी में जिनके पास एडमिशन स्कॉलरशिप होती है, ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ने, आपके डिपार्टमेंट ने आपको साल में 2 टीएशिप्स देनी है। अच्छा, ये ना मतलब इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट। वो आपको ढूँढ के देगा? या मुझे अप्लाई अप्लाई तो मैंने करना है, लेकिन मुझे स्ट्रगल करने की, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। 2 रिस जो टीएशिप्स हैं, इन्होंने मुझे देनी है हर हाल में। अ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अप्लाई करें और नहीं आपको मिली? नहीं, ये तो बड़ी कमाल थी। 2 देंगे मुझे हर हाल में। और दूसरी चीज़ ये कि टीए की जो पेमेंट होती है, वो इतनी है कि अगर आपको 1 टीए मिल जाए 1 टर्म में, तकरीबन ऐसे समझें कि आपका साल का खर्चा निकल जाता है उसमें। खाने-पीने का, रहने-सहने का? हाँ जी। सही। तो फीस फीस तो आपकी नहीं, वैसे कवर फीस हो गई हाँ, होगी? वो फीस तो नहीं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें कवर हो जाती 1 हैं। टीए से पूरे साल का खर्चा इट्स निकल लाइक $6000। तो $6000 में ये है कि आपका साल निकल जाता है। $500 अगर आप रूम का दे रहे हैं, तो वो रूम का रेंट निकल गया पूरे साल का, 12 महीने का। अब मतलब वो आपको कितने क्विज़ चेक करने पड़ जाते हैं? कितना टाइम कंज्यूमिंग अच्छा, है? इतना टफ नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि ये पाकिस्तान में तो 100 की क्लास भी होती है, 150 की भी होती है, 120 की भी होती है। यहाँ पे ये है कि क्लास बहुत लेंथी होती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। 200 और मोर देन 200 स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी क्लास में 200 स्टूडेंट्स या उससे ज़्यादा हैं, तो उस क्लास के 4 टीए होंगे। तो हर एक स्टूडेंट को अच्छा। 50 या 60 या 70 से नीचे-नीचे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मिलेंगे। तो उसमें आपने मिड टर्म आपने चेक करना होता है। आपने कोई एसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स हैं, वो चेक करने होते हैं। लेकिन इट्स एन ईज़ी जॉब। सही। और अदरवाइज़ आपको जो है वो पर आवर जो है वो 15 एंड 50 सेंट्स मिलता है, $15 एंड 50 सेंट्स। एज़ अ टीए, एज़ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट, आपको जो पर आवर वेज है वो है $46 एंड समथिंग। तो इस वजह से 4 महीने में 6000 हो जाता है। सही। लेकिन यहाँ भी खर्चे उसी तरह से हैं। अब आपको भी पता है कि यहाँ ग्रॉसरी बहुत $6000 महँगी क्या है। चीज़ है, ग्रोसरी महँगी है, गाड़ी चल रखना कितना महँगा है। $500-600 सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपके रहने में निकल जाता है। तो $500 इज़ लाइक अराउंड 80,000 या वो तो सिर्फ़ इतना है। तो इन चीज़ों में जो है वो पैसे लग जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के पास टीएशिप आ गया तो उसके पास कोई पैसा आ गया। हाँ, अगर उसका रिहाइश फ्री हो, उसका खाना फ्री हो, तो वो अच्छे खासे पैसे आ गए, अदरवाइज़ यहाँ पे लग जाते हैं, बचता नहीं है। क्योंकि आपने साल में 1 दफ़ा तो घर जाना ही है ना। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 7-7, 8-8 साल तक नहीं जाते। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अगर आप साल में 1 दफ़ा भी घर जाते हैं, तो आपका तकरीबन 2 से $3000 तो आपका वहाँ पे लगेगा। अब जब घर जा रहे होंगे, कुछ लेकर जाएँगे, तो आजकल जो एयर फेयर है, वो बहुत स्काई रॉकेटिंग है, तो वो आपकी एक टिकट जो है रिटर्न की, वो आपको पड़ जाएगी कोई तकरीबन 2 से $3000 के दरमियान। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वो यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि लेट्स से एक स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप मिला, वो जो आपने बताया एडमिशन वाला हाँ जी। इंटरनेशनल, वो लेके आ जाता है, उसकी आधी फीस कवर हो गई पीएचडी जी। की। अब वो आ जाता है, अब यहाँ कितने परसेंट चांस है कि उसको दूसरा स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर वो आते ही एडमिशन ढूँढा? स्कॉलरशिप तो आपको डिफ़ॉल्ट उस आपने वक़्त मिलेगा जब आपने एडमिशन अप्लाई किया। वो सही। अगर आपको मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आपको एडमिशन स्कॉलरशिप बाद में नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, दैट इज़ योर एडमिशन स्कॉलरशिप। आपने कहा वो तो हर एक को मिलता है ना? इंटरनेशनल वही डॉक्टरल स्कॉलरशिप हर एक को मिल जाता है, जो एडमिशन सिक्योर कर लेता है, वो उसके फाइनेंसेस में अटैच हो जाता है। नहीं, मेरा मतलब है लेट्स से आपको इंटरनेशनल मिल गया, हुँ, एडमिशन नहीं मिला। हुँ, आप यहाँ आ गए, हुँ, आपने सुपरवाइज़र के मन तरले किए कि मेरी फ़ीस पूरी नहीं हो रही, आपने हुँ, यूनिवर्सिटी वेबसाइट देखी, तो हुँ। ऐसा कोई और ऑप्शन, कोई स्कॉलरशिप कुछ होता है या नहीं? ऐसे ही अगर एक दफ़ा नहीं मिला तो फिर नहीं मिला? उसमें ये हो सकता है कि आपको टीए फिर वो दे दें, तो उनकी टीए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आप एलिजिबल होंगे। तो अगर आपकी एडमिशन स्कॉलरशिप नहीं भी है, तो वो आपको अगर टीए देते हैं, तो आप टीए 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 2 लिमिट है? 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा काम भी मिल सकता है। रिसर्च असिस्टेंट भी आपको काम मिल सकता है। तो रिसर्च असिस्टेंट की सैलरी भी अच्छी होती है। उसके प्रोजेक्ट्स क्योंकि लंबे होते हैं, बड़ा आसान काम होता है, तो उसमें भी आप अच्छा खासा जो है वो अर्न कर लेते हैं। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट ये सबको पता होना चाहिए कि आपकी जो अर्निंग है, वो आपकी स्टडीज़ में, आपके रहने में, आने-जाने में, खाने-पीने में कंज़्यूम हो जाएगी। ये नहीं है कि आप यहाँ से कोई अमीर होके वापिस चले जाएँगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी अच्छा टाइम गुज़र जाएगा।
अच्छा, सेकंड वो स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हम इतने पैसे खर्च करें, इतनी फीस यानी 15-20 लाख, हाँ क्या हमें वहाँ से डिग्री करने के बाद हालात कैसे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के हालात देख के वो कहते हैं जॉब मिलेगी हमें? अच्छा, पाकिस्तान के हालात तो वाक़ई ख़राब हैं, मैं खुद बड़ा परेशान रहता हूँ इस बारे में। अब आने वाली जनरेशन जो है वो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम के फिर 3-3 सेशंस हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, अब तो नाइट भी शुरू हो गए हैं, वो रात 11-11 बजे तक, 10 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो फ्यूचर कोई नहीं है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप किसी कंपनी में ड्राइवर लग जाते हैं, तो आप फिर भी अच्छा कमा लेंगे। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, एक लड़का है ये पता नहीं है कि कहाँ से है, लेकिन जुहू ऑटोवा से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और वो इस वक़्त काम कर रहा है बार्बर का और 169 की बेसमेंट में बैठा हुआ है। ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो वो 169 कटिंग की करता बेसमेंट है। यानी? 169 अच्छा, है अच्छा, या अच्छा, वो सामने वो वाली हाँ, जो हाँ, बिल्डिंग है हाँ, हाँ। हमारे, उसने उसके मैकेनिकल वो इंजीनियर? मैकेनिकल इंजीनियर है और लेकिन उसमें इतनी शायद कमाई नहीं है और डेफ़िनिटली। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तो यहाँ पे कटिंग आपको पता है फिर फिर एक एक 1 घंटे कटिंग में 100। 25 से $30 है, तो हाँ, दिन में कोई $1000 एट लीस्ट अगर उसके अच्छे आ जाएँ क्लाइंट्स तो वो बना लेता होगा। $1000 एक दिन के, 1 महीने के $30,000 तो अब मैं बहुत बड़ी बात है। अब मैं वही ऑयल चेंज करवाने गया था। अब वो जैसे हम बंदा पाकिस्तान में समझते हैं कि ऑयल चेंज हाँ, करना है। फ्री में हो जाता है। नहीं मतलब वो आप नहीं समझते ना कि बंदा पढ़ा हाँ, लिखा होगा हाँ, ये, हाँ, तो हाँ। उससे मैंने कन्वर्सेशन की तो पता चला वो कार्टन से उसने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, देख लें। बस ये है यहाँ पे आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब मिले या ना मिले, आप कमा लेंगे। नहीं उसका अपना बिज़नेस था यानी उसकी हाँ, पूरी शॉप थी सही से यानी, वो तो अच्छा कमा रहा होगा। अब बहुत ऐसे अच्छा कमा बहुत रहा सारे है। लड़के हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग करके मैकेनिकल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। केमिकल का और इलेक्ट्रिकल का कोई लिंक नहीं बनता और ऐसे बहुत सारे हैं जो किसी और इंजीनियरिंग करके बाद वो कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपकी फ़ील्ड रेलेवेंट जॉब है या नहीं, तो बस ये है कि आपकी जॉब होनी चाहिए। तो जॉब आपको मिल ही जाती है कहीं न कहीं। एग्ज़ैक्टली। मतलब इसका आंसर ये है कि जॉब तो एग्ज़िस्ट करती है। हाँ, बिल्कुल जॉब एक्ज़िस्ट करती हैं, इस वक़्त टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और आगे रिसेशन जैसे आ रहा है, तो और जॉब्स जो हैं वो उनकी जो अ, क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और जॉब्स में। यानी कि आप पाकिस्तान में जो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स किया है और एडमिशन ढूँढ रहे हैं, उनको आप ये नसीहत कर रहे हैं कि वो स्किल डेवलप करें, राइटिंग अपनी इम्प्रूव करें, ईमेल हुँ, लिखना सीखें, हुँ। इधर से स्टार्ट करें। इधर से स्टार्ट करें, बिल्कुल। ये बड़ा लेंथी मेरा खुद 3 साल चला था, 3 साल चला था? एक दफ़ा मैंने एडमिशन अप्लाई नहीं किया, एक दफ़ा मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो तीसरे साल जो है मैं जाके फिर पहुँचा मतलब था। ये कमाल है कि आपने वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद भी वो नहीं होप खत्म नहीं की कि वरना लोग बैठ जाते हैं कि हमारा तो एक रिजेक्शन हो गई। अच्छा होता ये है नॉर्मली कि अगर एक रिजेक्शन आ जाए तो बार-बार रिजेक्ट हाँ, होता है, यही लोगों को यही होता बार-बार है। रिजेक्ट होता है। लेकिन वो ये है कि वो जो रिजेक्शन आई थी, ये बस जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से था। तो रिजेक्शन का जो पॉइंट था वो ऐसा था कि मैंने एक पेज अपलोड नहीं किया। तो इससे ये सेंस बनती है कि मेरी एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं था, तो वो एक पेज अपलोड ना होने की वजह से रिजेक्ट हुआ। तो जब दूसरी दफ़ा मैंने अप्लाई किया तो मैंने मेंशन किया कि लास्ट टाइम जब मेरी रिजेक्शन हुई थी, वो एक पेज अपलोड ना होने की वजह से हुई थी, जिसको मैंने ये भी फिर मैंने मेंशन कर दिया था कि जिसको मैंने अपलोड किया था अपनी तरफ से, लेकिन पता नहीं क्यों कि वीज़ा ऑफ़िसर को वो नज़र नहीं आया। तो मे वो बी अब मैंने सिस्टम जो में है कोई वो प्रॉब्लम हो जाती हो। नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप जिस वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वो फिर आगे फर्दर उसको सेंड कर रहा होता है दूसरी वेबसाइट पे। फिर जब वो दूसरी वेबसाइट पे सेंड कर रहा होता है, तो उस वेबसाइट पे शो हो रहा होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और फिर ये अपलोड होने के बाद हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो अपलोड हुआ हुआ भी नज़र आ रहा था और वो फॉरवर्ड हुआ हुआ भी नज़र आ रहा था। तो वो बस रिजेक्शन थी, वो वीज़ा ऑफ़िसर को हो सकता है किसी की शक्ल पसंद ना आए, किसी भी बात पे आपका रिजेक्ट कर सकता है और वो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। वीज़ा फ़ी कितनी है यानी? वीज़ा फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे $200? एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, $185 से जिसमें आपकी अ, सारी प्रोसीजर्स और ये वो शामिल होते हैं। मतलब एक पीएचडी के स्टूडेंट बेसिकली देखा जाए तो उसने 15 लाख होने चाहिए उसके पास, अगर उसने अपने उस पे आना है एक मास्टर टर्म। के स्टूडेंट के लिए।
नहीं पीएचडी के लिए बताया, मोस्टली मेरे पास जो बच्चे पूछते हैं पीएचडी वो के लिए के तो 10 लाख भी हैं तो वो काफ़ी है उसके लिए। 10 लाख भी बहुत है। 10 लाख भी ये तो बहुत आप है। बड़ा इकोनॉमिकल बता रहे हैं, कनाडा में पीएचडी। कनाडा में पीएचडी के लिए 10 लाख काफ़ी हैं, बाकी सारा कुछ हो जाएगा वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि एक ये अगर मिल जाता है तो ये तो आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कोई देता नहीं है, वो बताता कोई नहीं नहीं है देता, ये कोई नहीं सीधा। बताएगा वाक़ई आपको, ऐसे मैं कोई भी नहीं कहता बताता। हाँ। ये मुझे पहली दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि तो ये है कि सारा कुछ अगर बता दें तो फिर तो जो कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं उनके काम जो है वो नहीं चलेगा ना फिर। इसी इन्फॉर्मेशन के तो वो पैसे लेते हैं। इसमें अगर आप फ्यूचर में और वो हमें बताते नहीं है, वो कहते हैं हम ऐसे कर देंगे, आपकी हम स्कॉलरशिप लगवा देंगे, जैसे कि उनका कोई डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्सिटी के साथ। कंसल्टेंट को देखो कुछ भी नहीं और कहाँ-कहाँ पहुँचे होते हैं वो। बहुत पैसे ले रहे हैं, एक-एक केस के 10-10 लाख। मैं कहता हूँ मैं 5 लाख में एक केस कर दूँगा, सारा कुछ मैं खुद करूँगा और अगर ना हुआ तो सारे पैसे वापस। मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में मैं एक नहीं, हाँ, कंसल्टेंट बिल्कुल मैं भी मैं और आप मिलके खोलते हैं। नहीं हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम एक नॉमिनल अमाउंट रखें अपनी फीस की, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ रिवार्ड चाहेंगे। तो अगर किसी के पास पैसे हैं, कोई आना चाहता है कनाडा में एडमिशन लेना चाहता है यूनिवर्सिटी में, तो अगर हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं और क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम एक सिस्टम से होकर आए हुए हैं, तो हम कंसल्टेंट भी नहीं है डेफिनेटली, तो हम उस तरह से उसको चार्ज भी नहीं करेंगे। तो जितने नॉर्मल जो फीस है उससे कम में हम जो है वो चीज़ें ये कर सकते हैं। इससे थोड़ी ग्रोथ बढ़ेगी यहाँ पे और यहाँ पे जो लोग जब पाकिस्तान से आएँगे तो फिर आगे फ्यूचर में जब वो करियर्स यहाँ पे बनाएँगे तो ओवरऑल पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। तो अच्छा है जितने पाकिस्तानी आ जाएँ। बच्चों को मैं आपका लिंक दे दूँगा। ज़रूर जी, आप मेरा प्रोफ़ाइल जो है वो शेयर कर मैं वो दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, यहाँ बहुत बड़े-बड़े वो नेटवर्क्स हैं जो स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करके देते हैं। इंडिया में तो बहुत ही सिस्टमैटिक काम है अच्छा, ये। वो जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ में कम होता है, यहाँ पे कनाडा में, हाँ, चाइना में बहुत ज़्यादा है, कॉलेजेस में ज़्यादा है। कॉलेजेस में बहुत वही, वही। ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज में जब आप एडमिशन अभी मैं रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, एक वैकेंसी थी एक बड़े मशहूर कॉलेज की, मैं नाम नहीं लेता। यहाँ वो है एक सेनेका है, हम्बर है और ये जैसे अल्गोनक्विन है यहाँ पे। हाँ, उन तीनों में से एक ही था, तो उसकी एक वैकेंसी थी जिसमें जो है सेनेका हो गया। उसमें मेंशन किया हुआ था कि कमीशंस भी होंगे। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो पाकिस्तान से आपके जैसे ला सकते हैं, तो वो आपको एडमिशन करवा देंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक फ्लॉ है जो अक्सर नहीं बताते होते कंसल्टेंट्स, वो ये है कि लेट्स से कि वो कहता है कि मैं आपको 5 लाख लेके मैं आपका एडमिशन सिक्योर करा देता हूँ। तो कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कराना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मसला होता है वीज़े का। तो जितने भी पाकिस्तानी कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करा के वीज़ा अप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे प्रोग्राम में हैं, तो आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस के जो चांसेज़ हैं, नहीं, वो इसकी इम्प्रूव हो क्या जाएँगे। रीज़न है? मतलब इंडियन स्टूडेंट्स पता नहीं। को अच्छा इसकी कोई मैं यही मैंने देखा है कि कॉलेज से मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो यूजुअली इंडिया से होते हैं, इंडिया से होंगे, पाकिस्तान से। चाइना से होंगे, बांग्लादेश से भी कम होते हैं, हुँ। लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो वो उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया होगा, अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमारे जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका वो रिजेक्ट हो जाता है, वो नहीं देते उनको वीज़ा। लेकिन ये भी नहीं है कि 100% रिजेक्ट ही होगा, 2% चांस है, तो हो सकता है 100 में से जो 2 लोगों ने एक्सेप्ट होना वो आप हों, कोई भी हो सकता है। अच्छा नहीं इस इश्यू को हमें उठाना चाहिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की प्रेज़ेंस कम क्यों कुछ है? नहीं हो सकता। जब मेरा अ, रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने एम्बेसी और ये जो सर्विसेज़ है, इमिग्रेशन सर्विसेज़ का जो मिनिस्टर है, उसको जितने भी इनके ऑफिशियल्स थे, सबको ईमेल की, आपको पता कभी है कहीं से मुझे कोई आप रिप्लाई नहीं जिस आया। एरिया में बैठे हैं यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट कौन है? उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। पाकिस्तान से हैं यासिर नकवी, कराची, अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ऑटोवा सेंटर। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर लोग आएँगे, अगर वो यहाँ पे सेटल होते हैं, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। तो अगर कोई कहता है कि यहाँ पे कोई आपको फ्री में तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो हर एक का शॉर्ट है, आपने काम भी करना है, अपने असाइनमेंट्स भी करनी है, तो कोई अगर आपको टाइम देता है डेफ़िनेटली वो आपको चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप कनाडा में बैठे हुए किसी स्टूडेंट से अगर अपना काम करवाते हैं, तो वो आपके साथ वो ड्रामेबाज़ियाँ या वो 2 नंबरी नहीं करेगा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कंसल्टेंट्स आपकी एप्लीकेशन के साथ कर जाता है। कंसल्टेंट हर स्टूडेंट को कहता है आपका एडमिशन हो सकता है,
2 लाख रुपए ले लेते ले हैं, लेते हैं, उसी वक़्त ले लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि निकल ना जाए ये हाथ उसके से। बाद उसको बताते हैं कि जी हमने तो कोशिश की लेकिन कोशिश की, अब ये जो है 1 लाख हम आपको वापस कर देते हैं, 1 लाख जो है वो अब वो लोग उसी से। खुशी-खुशी दे देते हैं नहीं, उनको ये गम भी अच्छा, नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानियों के पास अच्छा खासा पैसा है, जो पैसे हाथ में उठा के लेके बैठे हुए हैं, लिटरली हाथ में उठा के। कितने? 20 लाख, 30 लाख ये है, हमें बस भेज दो। तो एग्ज़ैक्टली। ऐसे लोगों के लिए फिर वो कंसल्टेंट जो होते हैं, ऐसे लोगों को ढूँढते हैं। तो वो जब 30 लाख या कुछ ऐसा कि अमाउंट जब उनको पता चलता है, तो वो दरमियान में से 4-5 लाख निकाल लेते हैं और बाकी वापस कर देते हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा निकाल लेते हो। वो इसकी फीस हो गई या इसके चार्जेज़ हो गए। तो इस तरह से वो लोग धोखेबाज़ी बहुत होती है। तो बहुत कम कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो रियली रियल में हेल्पफुल हैं स्टूडेंट्स के लिए। और कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि कनाडा आने का सोचें, लेकिन सोचने से ज़्यादा इस सोच को प्रैक्टिकल बनाएँ और अगर आप आना चाहते हैं तो सिर्फ़ इसको चाहत तक ना रखें, इसको प्रैक्टिकल में आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि आपको आइल्स करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मास्टर्स में इस वक़्त जो के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो आइल्स के बगैर आए हुए हैं। ये मैं हैरान हूँ कि मेरी समझ से बाहर है, ये आपने ही समझ से मुझे बाहर बताया है। था हाँ, लेकिन तो इस वक़्त यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, पाकिस्तान से पाकिस्तान से, कैसे जिन्होंने आइल्स नहीं किया हुआ और वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस वक़्त मेबी कोई टॉप सेकंड के ईयर, थर्ड ईयर में। इंस्टीट्यूशन है, कोई नहीं, बैरियर ऐसा भी कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मैं आई थिंक जिस उनका वो लड़के को जिसको मैं जानता हूँ वो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है और मेबी उनका जो लेटर होता है कि आपका ये जिसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छा हाँ, सर्टिफिकेट कहते हैं। ये होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में ये लिखना होता है इंस्टीट्यूट जो आपको बना के देता है कि इस बच्चे ने अपनी इंग्लिश में सारे करिकुलम कवर किया, असाइनमेंट्स दिए हैं, प्रेजेंटेशंस दिए हैं और बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं आइल्स हो। तो समझ भी आती है ना कि जब इनका कोलैबोरेशन है, जब इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो इनको एक नहीं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती होगी, उस इस वजह से भी। उसके अलावा मैंने देखा है कि आइल्स वाक़ई आपकी और स्किल्स भी देख रहा होता है, यानी कि जैसे आइल्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर एग्ज़ैक्टली लैंग्वेज। यही मैं यही कहना चाह रहा ये हूँ कि एक बिल्कुल भी कोई आसान थोड़ा नहीं है। आईक्यू भी जिस तरह जो हाँ, कम्प्रीहेंशन है एग्ज़ैक्टली वो इट्स अच्छी इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, कम्प्रीहेंशन में कोई बहुत सीधा सवाल ही नहीं होता। टेक्निकल है एग्ज़ैक्टली ये टेक्निकल है और स्पेसिफिक है और आईक्यू भी देख रहा होता है और आपका एक बहुत सारी और चीज़ें भी साथ-साथ आप चेक कर रहा होता कितनी है, कितना जल्दी प्रेशर ले सकते इन्फॉर्मेशन हो को प्रोसेस करते हैं। एग्ज़ैक्टली कितना प्रेशर ले सकते हो, कितना जल्दी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें, ये सारी चीज़ें आइल्स का हिस्सा है। वो कम्प्रीहेंशन के सेक्शन शायद 3 घंटे में हर कोई कर ले, हुँ। लेकिन उसी लिमिटेड टाइम में करना वो बड़ा ओह! एक आधा मुश्किल पैसेज दिया होता है, एक आधा ए ईज़ी हाँ, आप एक टाइम टफ होता है, एक उससे ईज़ी होता है, एक बिल्कुल ईज़ीएस्ट होता है। लेकिन वो ईज़ीएस्ट भी ऐसा होता है कि अगर किसी अ, आम से स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाए वो तो वो उसको समझ नहीं आएगी। उसके लिए आपको यू रियली हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। तो स्ट्रगल यही है कि अब मैं आपके सामने हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ता रहा हूँ और पाकिस्तान से ही सारी एजुकेशन है और बगैर किसी टीचर या अकेडमी के मैंने जो है आइल्स किया वो भी सिर्फ़ 1 महीने में। ये तो वाक़ई कमाल की बात है 1 महीने में क्योंकि मेरे अक्सर स्टूडेंट वो उनको कुछ 6-6 महीने, साल हो गए कि नहीं बस मेरे अब ऐसे तैयारी शुरू दोस्त करेंगे। हैं जो एक-एक